हेलो, गुड इवनिंग, जय ओंकार। कैसे हैं सब? बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा। आ जाएं सभी। वेलकम वेलकम। आ जाइए सभी। तो आज का सत्संग शुरू करें, आज की कुछ बातचीत शुरू करें। भोले बाबा की जय। सभी को नमस्कार। जय ओंकार। अपने आप को नमस्ते किया करें, सुबह उठ के अपने आप को विश किया करें, गुड मॉर्निंग। दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करें। सबसे पहले उठे तो अपने आप को प्यार करें। नमस्ते नमस्ते सभी को। कैसे हैं सब? लास्ट मेडिटेशन सेशन, सत्संग सेशन अच्छे लगे और प्रयोग किया अपने ऊपर घर पे? जो रेगुलर आते हैं वो तो करते हैं, जो नए जुड़े हैं वो बताइए, अपने ध्यान में रहना शुरू किया? एक अवेयरनेस, एक जागरूकता। सभी पहुंचे नहीं। नमस्ते संस्कृति जी। मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही हो? प्रॉपरली आ रहा हूँ? तो बताइए, करते हैं रोज ध्यान? ध्यान में रहते हैं आप सभी लोग कि सिर्फ मेरी बातें ही सुनते हैं? मेरी बातें भी तब तक चलेंगी आपके साथ में जब तक आप ध्यान में रहेंगे। जय ओंकार। अगर अपने आप की कीमत जानना चाहते हो ना, तो रोज नित्य ध्यान करो। रोज नित्य ध्यान करके अपने आप को इतना सुंदर बनाओ कि हर एक इंसान आपको देख के ये पूछे कि कहां से ये सारी चीजें हो रही हैं, और उनको इनकरेज करो। उनको इनकरेज करो, जो खुद करते हो दूसरों को इनकरेज करो कि वो भी करें। सुनेंगे, एक बार नहीं सुनेंगे, दो बार नहीं सुनेंगे, आप उनको नित्य ये समझाते जाओगे तो सुनेंगे वो सब। जी बहुत अच्छा, जो ध्यान में रहते आ रहे हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आप खुद ध्यान में रह रहे हैं तो अच्छा है कि बाकियों को भी आप ये समझाएं कि ध्यान क्या है। अगर उनको ये लगे कि ध्यान कोई बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल प्रोसेस है और ये बहुत टाइम चाहिए इस चीज़ों के लिए, तो उनको समझाइए, जैसे हम यहाँ पे बातचीत करते हैं एक दूसरे से कि ध्यान है क्या और कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, और तो उनको समझ में आ जाएगा। जी बीज बो दिया गया है, वेटिंग हमारे हाथ में है। कहते हैं कि
मेहमान ने आना है, वेट है हमारे हाथ में। ईश्वर ने आना है ये तो पक्का है, पर कब आए, किस घड़ी उतर जाए, किस घड़ी उसका इल्हाम हो जाए, किस घड़ी हमें उनका पता चल जाए, ये वेटिंग है। जो ये सब उसके हाथ में है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि सिर्फ अपने घर की सफाई करना, और जैसे ही घर साफ होता जाएगा जो बचेगा वो उसी ईश्वर की जगह होगी। उधर जाने दें। तो पता है कि दुनिया को या दुनिया की चीजों को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारना नहीं कह सकता हूँ, जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जिस दिन आप अपने आप को जान गए, आप समझ लीजिए कि आपने अपने आप को सुधार लिया। अपने आप को सुधारना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को जानने लग गए हैं, हम अपने आप को पहचानने लग गए हैं। दूसरों की जिंदगियों को देखने से जरूरी है हम अपनी जिंदगी को देखें। तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक इंसान में कब होती है? एक बदलाव एक इंसान में तब शुरू हो जाता है जब वो जैसा है वैसा ही अपने आप को जान लेता है। जिस तरीके का इंसान है उस तरीके का, उस ढंग का इंसान, जैसा मैं हूं, जैसे आप हैं, जैसे कोई और हैं, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने की बजाय आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, वो घड़ी है आपके ट्रांसफॉर्मेशन की। दूसरों को जज मत करें, दूसरों को जज कर ही नहीं सकते। आप खुद हैं अपने रिस्पॉन्सिबल। दूसरों को जज करके हम कह दें कि हमारी जिंदगी में ये चीजें बदली गई, और वो चाहे कोई भी चीजें हो, जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं, कोई दूसरा तीसरा नहीं है। पता है बचपन से आप भी और आप आगे भी एक टीचिंग देते आ रहे हो। जो भी एक इंसान जन्म लेता है, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जो वो चलना सीखते हैं, उस घड़ी में ही उसको इतनी गलत टीचिंग्स दे दी जाती हैं जो आगे तक उसे खत्म कर देती हैं जिंदगी में। मैं हमेशा इस चीज का जिक्र करता हूँ सेशंस पे। वो टीचिंग्स ये है कि जब वो चलना शुरू होता है, चलते चलते जब वो गिरता है, पता है एक माँ क्या कहती है अपने बच्चे से, या एक बाप उसे चला रहा हो तो वो क्या कहता है? वो कहता है, अरे 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 तू गिर गया, इस जमीन की वजह से तू गिरा है, मैं देख अभी इसको मारूंगा। बच्चा रोता रोता चुप हो जाता है, क्योंकि उसे ये सिखाया गया जो तेरे साथ हुआ उसके जिम्मेदार तू नहीं, वो जमीन है। और पता है आज भी हमारे साथ जो भी चीजें हो रही हैं, उस चीज के जिम्मेवार हम अपने आप कहीं ना कहीं दूसरे को ठहराते हैं। हमेशा जो भी चीजें होती हैं, वो चाहे दुख हो, चाहे कोई भी चीजें, मुसीबतें हो, वरीज हो, टेंशन्स हो, जो हमें नहीं चाहिए, उन चीजों की जिम्मेवारी हम किसी और को दे देते हैं। और जो चीजें हमें चाहिए, हमेशा हम उसके खुद जिम्मेवार बनते हैं। देखा मैंने ये किया, इसी वजह से खुशी मिली, और वो खुशी खुद को ही नहीं मिली। अगर आप किसी और को भी खुशी देते हो, तब भी ये कहते हो कि ये खुशी मेरी वजह से मिली।
इसका मतलब तो सिंपल इतना है कि आप अपनी जिंदगी की डोरियां किसी और के हाथ में पकड़ा चुके हो। दुख मिले तो भी तू जिम्मेदार, सुख मिले तो भी तू, क्योंकि तू मेरी जिंदगी में आया, तेरी वजह से ये चीजें हुई। तू मेरी जिंदगी से चला गया तो तेरी वजह से ये चीजें हुई। कभी अपने आप को खोल के देखना, वो एहसास, वो फीलिंग्स, वो दुख, वो टेंशन्स कोई फिजिकल रूप नहीं है जो कहीं बाहर से किसी और ने डाल दिया आपके अंदर। वो आपके अंदर के ही बनाए हुए कुछ इमोशंस हैं, वो आपके अंदर के ही बनी हुई कुछ थॉट्स हैं। आपके दिमाग ने वो चीजें बना रखी हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें आप कहते हो कि हुई, और उसका इल्जाम किसी दूसरे के ऊपर लगा दिया जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई किसी को ना दुख दे सकता है ना कोई सुख दे सकता है। दुख भी उसके भीतर है, सुख भी उसके भीतर है। हर एक इंसान के इमोशंस उसके खुद के हैं, उसके विचार उसके खुद के बनाए हुए हैं। फिर वो एग्जाम्पल मैं दोबारा देना चाहता हूं कि हम दोष देते हैं कि घर में खाना नहीं अच्छा बना, दोष देते हैं कि इस खाने से, इस दाल से, इस सब्जी से मेरा पेट खराब हो जाता है। पर शायद वही दाल या वही सब्जी किसी भूखे का पेट भी पाल सकते हैं। हम समझ नहीं पाते अपनी जिंदगी को। हर एक के यही विचार होते हैं कि भैया जिंदगी है क्या, समझ नहीं आती। वो तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे। जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बात की चीज है जिसे हम समझें। उससे पहले हमें अपने आप को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और जिस दिन हम अपने आप को समझ लेंगे उस दिन समझ लेना कि आपने जिंदगी को समझ लिया। क्योंकि जिंदगी जिसे हम कहते हैं ये मेरी जिंदगी है, वो जुड़ी हुई है आपके साथ ही। शायद ये कहना सही रहेगा कि वो जिंदगी जिसे आप कहते हैं मेरी है, वो बनी भी आपके हाथों से ही है। हम खुद को ही नहीं समझ पाए तो जिंदगी को कैसे समझ पाएंगे। कहते हैं ना कि क्षुद्र को नहीं समझ पाए तो विराट को कैसे समझेंगे। भगवान को पकड़ने के लिए तो दौड़ पड़ते हैं, कभी अपने आप को पकड़े नहीं है। और जब तक अपने आप को नहीं पकड़ेंगे भगवान पकड़ में आ ही नहीं सकता, और ना ही वो कभी आएगा। कहते हैं ना भगवान की समझ नहीं आती, वो समझ कैसे आएगा, क्योंकि जो समझने वाला है उसको अभी वो ही नहीं समझ में आया। आपको समझे मेरी बात, ये बात को समझे हो। जिसने उस ईश्वर को समझना है अभी खुद ही वो समझ में नहीं आ रहा। इतने जंजालों में फंसे हुए हैं ना हम। कभी इधर से कोई तारे निकल रही हैं, कभी इधर से तारे निकल रही हैं, कोई सलाखें खड़ी की हुई हैं, कुछ पीछे खड़ा किया हुआ है, चारों ओर घिरे पड़े हैं। तू ही मेरा जीवन दाता है, किसी ने अगर आपको कुछ दे दिया। तू ही मेरा पालनहार है, अगर कोई तो आपको पाल रहा है। तू ही ये है मेरे लिए, तू ही वो है जिसे हम बना बैठे हैं। कभी सोच के देखो कि उसको किसने बनाया, उसको कौन पाल रहा। अगर वो आपको प्यार दे रहा तो उसके अंदर वो प्यार कहां से आया। वो आपको खुशियां दे रहा तो वो खुशियां उसके अंदर कहां से आई। हम एक सीमित जगह तक ही रुक चुके हैं, हम उसके पार नहीं देख रहे हैं। एक बड़ी अनोखी कहावत है चाइना की, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। कहा जाता है कि जब वो बनी तो कहा जाता है कि जो गुणी ज्ञानी थे वो एक दीवार है ईश्वर की, जो उसके पार देख लेता है वो हंस पड़ता है और कूद जाता है। वो दीवार आपके भ्रम, आपके डाउट्स,
आपकी जिंदगियों के वहमों ने रोकी हुई है, उनकी बनी हुई दीवार है। पर जब उस दीवार के परे आप देख लेते हो तो पता चलता है कि ये सब चीजें तो फालतू की चीजें थी। तो आप हंस पड़ते हैं, क्या जिंदगी भर में बेवकूफियां करते रहे, वो जानने के बाद भी कि ये बेवकूफी है, दोबारा करें। वो दीवार के परे देखना बहुत हिम्मत का काम है। नॉर्मली लोगों ने लिख रखा है उस दीवार के आगे, उस दीवार के ऊपर, कि इस दीवार के परे मत। शायद पुअर कनेक्शन की वजह से रुक गई थी बातचीत। दोबारा आप आ जाइए। कनेक्शन कट गया था शायद, दोबारा ऑन हुए हैं। तो बात वहीं से शुरू करता हूँ, वो दीवार वाली बात, कि जैसे ही वो दीवार के पार देखा गया, इंसान अपनी बेवकूफी में हंस पड़ता है और वहां से कूद जाता है। ये जिंदगी की एक सच्चाई है। और जिस प्रेम की बात मैं करने जा रहा था कि वो प्रेम है क्या, एक पार्टनर वाला प्रेम नहीं, एक लवर्स वाला प्रेम नहीं। पता है प्रेम आज के समय में क्या है? आज के समय में प्रेम सिर्फ इतना है कि अगर मैं तुझे कुछ प्यार से कहता हूं तो उस प्यार के अफसाने में मुझे क्या मिला। वो जो प्यार किया, उस प्यार के बदले में मुझे क्या मिला, एक मतलब है। या फिर आप प्रेम करते हो तो अपने सुख के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो ये हम इसे प्रेम तो कहते हैं, पर शायद ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो बहुत सरल है। जो सीखना हो तो उस प्रेम को ईश्वर से सीखो। कहते हैं कि प्रेम कुछ इच्छा नहीं रखता, प्रेम सिर्फ देता है, मांगता कुछ नहीं। उसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ देना है। प्रेम इन रिटर्न नहीं कुछ लेता। और अगर आप कहते हैं कि मैं प्रेम करता हूं या प्रेम करती हूं, फिर से सोचिए, क्या उस प्रेम करने के साथ में आपके अंदर कोई इच्छा है कि मैं उसे वापस अपने पार्टनर से, अपने लवर से, या किसी से भी, वो पिता से प्रेम हो, माता से हो, भाई बहनों से हो, बच्चों से हो, जब आप प्रेम करते हो तो क्या ये सोचा है कि उस प्रेम के अफसाने में मैंने कुछ मांगा भी है? अगर ये सोच है तो समझ लेना ये प्रेम नहीं, एक सौदा है, एक बिजनेस है। बिजनेस के अलावा ये कुछ भी नहीं। आज के समय में ये टीचिंग्स हर एक जगह पे गलत तरीके से पहुंची हुई है। अगर कोई कहता है कि मैं सच्चा प्रेम करता हूं, तो मेरे हिसाब से आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो किसी को सच्चा प्रेम कर पाया हो। सच्चा प्रेम या तो ईश्वर करते हैं या ईश्वर के साथ ही किया जा सकता है। और
और इस दुनिया में सच्चे प्रेम की कोई जगह ही नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा इंसान आपकी नजरों में हो तो मुझे जरूर बताना, मैं मिलना चाहूंगा। बहुत हैं जो इंसानियत की सेवा करते हैं और जिनका पता ही नहीं चलता। आज तो दान पुण्य करने के साथ में ही आपकी वीडियोस बनती हैं, वीडियोस बन के वो जगह जगह पे स्प्रेड होती हैं। रोज देखता हूं मैं, कुछ ज्यादा ही हो चुकी हैं। हमने यहाँ पे लंगर लगाया, हमने इतने इंसानों को लंगर खिलवा दिया, हमने इतने इंसानों को ये कर दिया, कपड़े दे दिए, वो दे दिया। अगर आप ये कहते हो कि इसमें हमारा कोई मोटिव नहीं है, हमने उन इंसानों से कुछ लिया नहीं, तो मैं एक चीज बता दूं, ये करते करते आपके अंदर वो जो वीडियो बना के उस चीज की पॉपुलैरिटी गेन करनी है, ये तो और क्या है। बंद हो रहा है कनेक्शन, बीच बीच में चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस चीज का भी इरिटेशन नहीं होने का अपने आप को। तो जितनी बातें हो रही हैं उतना चलने दीजिए, क्योंकि अगर इस चीज को भी हम इरिटेशन में लेके जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अगर बंद हो जाए तो उसी टाइम पे बंद करके आप अपने ध्यान में उतर जाइए। चलिए, अगर अब कोई क्वेश्चन हो आपके अंदर, आपने कुछ पूछना, अगर कोई बात करनी हो, अगर किसी के अंदर कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न कीजिए, आप लिखिए। जय भोलेनाथ। तो आज शायद कोई प्रश्न नहीं है, अगर है तो प्लीज लिखिए क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपके अंदर में कोई भी मैं जो बातें करता हूँ उसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो तो लिखिए। हिम्मत करा कीजिए कि आप पूछें, क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक कोई भी चीजें अच्छी नहीं रहेंगी। आपके अंदर डाउट्स नहीं होने चाहिए किसी भी चीज के। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो आप उसे बताइए। फिर उसके बाद में आज कुछ अगर ठीक चलता रहा तो ध्यान कुछ करवाऊंगा आपसे। भैया ऐसा क्यों कहा जाता है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन? इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर वो रिटन ना भी हो तो आप क्या करोगे? क्या आप अब कुछ कर पा रहे हो? ये गुरुओं और पीरों का एक सहारा है। कहीं नहीं देख के आ सकते कि कोई ऐसी चीज है जहां पे आपकी जिंदगी लिखी हुई है। पर क्या अगर ये नहीं भी लिखी हुई तो आप ये जान पाते हो कि कल क्या होने वाला है या इसके अगले मोमेंट में ही भी क्या होने वाला है? फॉर एग्जाम्पल ही ले लें, बात करते करते कनेक्शन 2 बार कट गया। क्या मुझे पता था या आप लोगों को पता था कि हाँ ऐसे कनेक्शन कट जाएगा आज? और अगर एकदम से सिग्नल कट भी जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा उस चीज को? हाँ, पर इतना कहने से
कि सब कुछ लिखित है और जो होना है वो होके ही रहना है, अगर आपका मन टिकता हो, भागे नहीं, तो क्या ये अच्छी बात नहीं? नेगेटिव बातों से तो ये अच्छी बात है ना। तो ये सारी चीजें आपके मानने के ऊपर है। अगर मानो तो सब लिखित है, ना मानो तो कुछ भी नहीं। कल रात दिया जलाना है, इसका साइंटिफिक रीजन भी बताया है, आप भी कुछ बताइए। मेरे हिसाब से मैं किसी चीज को जज नहीं करता। हाँ, मैंने भी कुछ सुना है कि साइंटिफिक रीजन ये है कि शायद, जितना मेरी नोटिस में है, कि आज से कुछ साल पहले मैं वाराणसी गया था, काशी गया था, और वहां पे सुनने को आया था कि मोदी जी के कुछ खास हैं पंडित जी वहां पे, जो भी ये करते हैं उनसे पूछ के करते हैं। और as according to the last act of beating your stainless steel plates और उसको बजाना, maybe it's sort of sound vibrations, और इस बार अग्नि को जलाना, अग्नि को, जो मेरे गुरु ने बताया कि अग्नि को जलाना घर में, कहीं ना कहीं अग्नि की पूजा करना आपके अंदर की अग्नि और उस ज्योत की पूजा करने के बराबर है। तो हो सकता है कुछ ऐसे तथ्य हो, बट फॉर मी आई एम नॉट जजिंग। अगर कोई कुछ करना चाहता है, आप उसमें एग्री हो तो आप कर लो, डजंट मैटर। आई थिंक प्लांटिंग सीड इन अ गार्डन एंड वाचिंग देम ग्रो इम्प्रूव पेशेंस। यस परमजीत जी, बीज बो देना और उसके बाद में उस बीज को उगते हुए और देखना, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका धैर्य काम करता है। आप जमींदारों को देख लीजिए, खेती बाड़ी जो करते हैं, वो जब फसल बोते हैं तो फसल बोने के बाद में जब ये फसलें खड़ी हो जाती हैं और उस टाइम पे जब बारिश पड़ती है, तो क्या उनके हाथ में है कि वो भगवान के आगे और ये बारिश रोक दे? नहीं, सब चीजें जो होनी है वो होके ही रहेंगी। तो ये पेशेंस इंक्रीज करता है हमारे अंदर। ये सारे एक्ट्स जो हैं ये पेशेंस इंक्रीज करते हैं। अब पुराने टाइम में देखा जाए तो जब हम फोन नहीं थे, हम चिट्ठियां डालते थे एक दूसरे को, तो पता कितनी पेशेंस होती थी। पहले हमारे जाने की चिट्ठी का समय और फिर उसके पढ़ के बाद उनके लिख के वापस आने की चिट्ठी का समय, एक पेशेंस होती थी। आज अगर हम फोन कॉल भी करते हैं, उससे पहले वो कोरोना वायरस का वो टेप चलता है, तो उसमें भी इरिटेट होते हैं, यार ये खत्म हो जाए तो मैं बात करूं। पेशेंस तो खत्म हो चुकी है हमारे अंदर, है ना? सही है। और कोई क्वेश्चन? और कुछ पूछना हो किसी भी रिगार्डिंग? Two months ago, I fell from stairs. From that day to till now, I'm scared of stairs. This thing hunting me badly. Please help me to overcome this thing because it will turn into phobia, and most of the time, this thought totally shake my calmness. इस चीज का एक ही एक इलाज है। ये मान लो कि आज फिर गिर जाओगे तो क्या करोगे? जो होना है वो होके ही रहना है ना जी? इस चीज से बचने की कोशिश मत करो। पता डर क्या है? अगर मैं इस डर को खोलूं तो डर सिर्फ इतना है कि मैं दोबारा ना गिरूं। यही डर है ना, कि मैं दोबारा ना गिरूं। अगर इस चीज को मान लो
कि उस बार गिरने के बाद अब भी आप जिंदा हो और बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि आगे गिरने के बाद में भी आप ऐसे ही रहो। पर ये डर आपके अंदर एक सावधानी लेके आ रहा है। इस सावधानी को डर के अंदर और फोबिया के अंदर कन्वर्ट मत करें, वहम ना डालें इस डर का। इस चीज की अलर्टनेस हो जाए कि अब जब भी आप सीढ़ियों से गुजरे तो वो एक थॉट अलर्टनेस लेके आए कि गिरे नहीं, दैट्स इट। उसको बार बार सोच के रिपीट करके आप अपनी जिंदगी को इस दलदल में मत फंसाओ। रिपीट मत करो इस चीज को, इस डर को बार बार सामने मत आने दो। खड़े हो जाओ सीढ़ियों के ऊपर। सिंपल टिप है, नीचे नहीं खड़े होना, ऊपर खड़े होना है सीढ़ियों के ऊपर। सीढ़ियों को देख लो और ये रिपीट करो कि ये एक नॉर्मल सीढ़ियां हैं जो हर घर में है, हर एक इंसान इसके ऊपर चढ़ता है और उतरता है। अगर गिरी थी तो मेरी ही कहीं ना कहीं अनगहली होगी, मैं ही नहीं उस तरफ ध्यान दे पाई, इस वजह से मैं गिर गई हूं। अब जब भी मैं इस सीढ़ियों से उतरूंगी और एक अलर्टनेस रहेगी, मैं नहीं गिरूंगी, एंड वेरी नॉर्मल एक्ट ऑफ माई लाइफ, तो कभी नहीं गिरोगे। डू वन डे, चाहे आज ही कर लेना, सीढ़ियों के पास जाके खड़े हो जाना। उन सीढ़ियों को भी ध्यान से जब देख लोगे तो आपके मन में बैठ जाएगी कि सीढ़ियां ऐसी हैं और आप वहां से नहीं गिरोगे। हाँ, अगर पानी पड़ा होगा, फिसल गए, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। तो जब भी आप ऊपर नीचे चढ़ो तो एक अलर्टनेस हो। पता है, ये चीजें हर एक इंसान के साथ में होती। मेरी गाड़ी का भी एक एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ज्यादा बुरे वाला हुआ था। उसके बाद में मेरी कार और मेरी ड्राइविंग इतनी परफेक्ट हो गई कि आज तक मैं अपनी गाड़ी को इतनी संभाल के चलाता हूँ कि उसके ऊपर लाइन नहीं लगती। हाँ, खड़े खड़े के बीच में कोई आके मार दे तो अलग बात है, मैं नहीं बदल सकता। और जब मेरा सबसे बुरा एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे भी मैं और पापा लाइट्स पे खड़े थे और पीछे से आके ही किसी ने हिट किया था। सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। इसको फोबिया या इसको वहम मत बनाओ, समझो और आगे की ओर बढ़ो। जी परमजीत जी, आपने बताया था कि वो पेन फ्रेंड की, तो वो पेशेंस थी ना, अब नहीं है पेशेंस। So my mother's love is not a true love. My mother's love with the child is not a true love. अब मेरी इस बात का जवाब दो, क्या एक माँ जब बच्चे को प्यार करती है, क्या उसमें उसके मन में ये चीज आई है कभी, या आप ही हो या मैं ही हूं या कोई भी इंसान हो, अगर वो एक बच्चे से प्यार करता है, क्या ये चीज मन में आई है कि बूढ़े होने ये बच्चा मुझे संभालेगा? अगर आई है तो खुद जज कर लो, खुद ही मान लो। अगर ये मान के करते हो प्यार कि मैं बच्चों को प्यार तो करती हूं, पर आज के बाद में ये बच्चे मुझे खाना भी नसीब दें, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, फिर अलग बात है। अगर ये बात आती है कि मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना है और यही बच्चे मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, तो क्या समझते हो कि ये प्यार में मतलब नहीं है? अरे आज तो एक बच्चे की पढ़ाई का बोझ उसके ऊपर डालना कि तुम्हें इतने नंबर चाहिए, पता है क्या? इस समाज की रेपुटेशन का कारण है। क्लास में क्या कहेंगे, तुम्हारा बच्चा पीछे है और तुम्हारा बच्चा आगे है, क्या ये थॉट्स नहीं आते? एक दूध का कटोरा ले लो, उस दूध के कटोरे में मैंने इतनी सी मिट्टी डाल दी, आप पियोगे उस दूध के कटोरे को, बीच के दूध को? आप कह दोगे ये गलत है, ये गंदा है, मैं नहीं पीऊंगी। फिर कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ एक विचार ही और एक बार ही आया है? पर मेरा प्यार तो अच्छा है, पूर्ण है। माँ का अपने बच्चे से प्यार करना, अगर पूरी जिंदगी में ये विचार ही ना हो कि ये बच्चा आपको कुछ कह दे। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ।
एक माँ का बच्चे के साथ में प्यार करना, और वही बच्चा बड़ा होके माँ को अगर कुछ गलत कह दे और अगर माँ ना रोए तो समझ लेना कि उसका प्यार सच्चा है। और अगर माँ रो दी, हर्ट हो गई अपने बच्चे से, तो समझ लेना उसके अंदर एक्सपेक्टेशंस थी कि मेरा बच्चा जिसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया और आज उसी ने मुझे ये कह दिया। काहे का प्यार? समझ में आई बात? ये बहुत गहरी बात है। इसे हम सोशलाइज्ड में इसे बहुत अच्छा प्यार कह सकते हैं। गहरे में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। बट क्या ये गलत है अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करना कि हमें वो वक्त दें या हमें उनकी जरूरत है तो हमारा साथ हो? मैं कहता हूं ये गलत नहीं है। गलत तब है जब ये चीज आपकी पूरी ना हुई और आपको दुख भी ना हो। अगर दुख हो गया तो समझ लो ये 100% गलत है। आपने कहा कि ये गलत है कि बच्चों से मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि वो मुझे थोड़ा सा समय भी दें और प्यार करें। मैं कहता हूं कि ये बात गलत नहीं है। अगर ये बात करने के बाद में अगर वो चीजें आपको बच्चे नहीं दे पाए और आप रो दिए, ये गलत है, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया। प्यार वो था कि अगर वो नहीं भी दिए तब भी आप कहते चल सुखी रहो, तुम मुझे नहीं भी देते कोई बात नहीं, तुम सुखी रहो। इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग कि बच्चे मिसबिहेव करें और आपको रोना आता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा जुड़ चुके हो और बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं। एक्सपेक्टेशंस ही आपका रोना लेके आती हैं। एक्सपेक्टेशंस ही हैं कि मुझे तो कभी ये बच्चा मेरा कुछ कह ही नहीं पाएगा, पर जब वो कह देता है तो आप टूटते हो। या तो उस रोने को भी एक्सेप्ट कर लो ना कि ये तो होना ही था। इससे बाहर ऐसे आ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट करना है तो अपने आप से करो। अपने आप से जो एक्सपेक्ट करोगे ना उसको आप पूर्ण भी कर लोगे, और आप अपने आप को कभी धोखा नहीं दोगे, और आप अपने आप के साथ में हर वो चीज करोगे जो आपको अपने लिए जरूरी है। ये सहारे जो दूसरे बने बैठे हैं उनकी बजाय अपने आप को और उस ईश्वर को सहारा क्यों नहीं बना लेते? समझे? मेरी बातें ये अटपटी लगेंगी, मेरी बातें ये आपको लगेगी कि ये आउट ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स हैं जो दुनिया कहती है। हाँ, मैं कहता हूं मैं अटपटा हूं, मैं इन सभी चीजों से अलग हूं, बट जो मैं हूं मैं हूं। हर एक दर्द की जड़ आपकी इच्छाएं हैं। आपकी रोने की जड़ आपकी इच्छा है। जो चाहते थे वो नहीं मिला तो रोना पड़ा। मैं कहता हूं कि मन में ये विचार आता है कि खुश रहो रश्मि जी, बट रोना क्यों पड़ा? रोना क्यों पड़ा? क्योंकि कभी ना कभी वो तारें जुड़ी रहती हैं। या तो उस रोने को भी एक्सेप्ट कर लो, उसकी शिकायत मत किया करें सभी कि मुझे रोना पड़ा उसकी वजह से। मैं कहता हूं उसकी शिकायत करनी बंद कर दो, तब भी सारी चीजें ठीक रहेंगी। तब भी ये मान लो, जिससे मैंने ये आज की चर्चा शुरू की थी कि अपने आरोप दूसरों के ऊपर मत लगाओ। अगर रोना पड़ा तो उसका कारण खुद को मान लो, तो भी आप सच्चे हो। अगर इन चीजों से, दुखों से दूर होना है, सुन लो मेरी बात, पीड़ाओं से दूर होना है, रोने से दूर होना है, दुखों से दूर होना है, तो इंडिपेंडेंट हो जाओ। अपने आप की चीजों को दूसरों के ऊपर छोड़ना बंद कर दो। अपनी खुशी का कारण किसी दूसरे को मत बनाओ। अगर
अपनी खुशी का कारण किसी दूसरे को बनाना है, इंडिपेंडेंट नहीं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना है और एक्सपेक्टेशंस रखनी है, तो ये भी सोच लो कि उस वजह से आने वाली पीड़ाओं के जिम्मेवार भी आप हो खुद ही, कोई दूसरा नहीं है। अगर ये करने के बाद में किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराओगे तो समझ लेना गलत है हम। बट अगर हमें सोसाइटी में रहना है तो जरूरत क्यों महसूस होती है कि मैं क्यों स्ट्रांग नहीं बन पाती। आई नो इट्स ऑल ड्यू टू अटैचमेंट्स, पर इस मोह से बाहर कैसे आए। अटैचमेंट्स जैसे बनी है बता तो दिया मैंने, उन अटैचमेंट्स के कारण को खत्म करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपना काम खुद करना शुरू कर दो, किसी से भी इतने डिपेंडेंट ना हो कि आपके लिए वो एक रोटी भी बना दे। अगर हो एक्सपेक्ट करते हो तो फिर रो मत, हो सकता है रोटी लेट फेट हो जाए या गलत बन जाए या आपके अकॉर्डिंग ना बने। आप गुस्सा भी इसलिए करते हो कि आपके अकॉर्डिंग आपके बच्चों ने कुछ नहीं किया। आप रोते भी तब हो कि आपके अकॉर्डिंग आपके माँ बाप ने आपको उस ढंग से नहीं बोला। हम अपने अकॉर्डिंग दूसरों को नहीं चला सकते, हर एक की बुद्धि अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक की जिंदगी अलग है। हम अपने साथ उनको बाउंड करके नहीं रख सकते कि जैसे हम चाहें वैसे ही वो सारे करें। ये रखोगे तो दर्द तो होगी ही होगी। कितनी देर रख सकते हो, कोई ज्यादा देर नहीं रख पाओगे। एक ना एक दिन अगला भी कहेगा कि मुझे कितना पकड़ के रखोगे। मैंने निकलना है इस बंधन से, ठीक है। अब आखिरी कुछ सवाल हो तो पूछें, क्योंकि ये डिस्कशन चलेगी और लंबी चले जाएगी। तो इस डिस्कशन को याद अगर करना हो, अगर और भी इसको डिटेल में जाना हो, तो हम जब लॉकडाउन के बाद में बैठेंगे उस टाइम पे इस चीज को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। और मेरे हिसाब से जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, कहीं ना कहीं इट्स अ लॉजिकल फैक्ट्स। और अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं भी समझ आई तब भी खुश हो जाइए। नहीं मेरी बात को अच्छा लगा, छोड़ दीजिए, बोल दीजिए कि ये तो बोलते हैं। उस चीज को पकड़ लो जिस चीज को आपने समझ लिया हो, चाहे मेरी पुरानी कल की परसों की टॉक हो। क्योंकि मैं तो हमेशा एक नए रंग में नई बातों में आऊंगा। शायद इसी टॉपिक को दोबारा छेड़ लोगे तो शायद बातें भी एक जैसी नहीं होंगी, ठीक है। तो आखिरी कुछ क्वेश्चंस हो तो बताइए, उसके बाद में मैं आपको ध्यान में लेके चलूंगा। एक टेक्निक बताऊंगा आज के समय में, इजीएस्ट वे और भी। और अगर नहीं कुछ पूछना है तो 1-2 मिनट के लिए अपनी प्लेस से खड़े हो जाएं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, वॉशरूम जाना हो वॉशरूम जाएं, 10-15 मिनट आराम से बैठेंगे। उसके बाद में और जिनको मेरी बातें ये समझ में आ गई हो मुझे बताएं लिख के कि हाँ ठीक लगा है आपको। और अगर नहीं भी कुछ अच्छा लगा तो वो भी बताइए। चले, मुझे लगता है कोई बात नहीं करना है आप लोगों ने, तो ध्यान में बैठेंगे। आज मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ज़ेन की ट्रेनिंग, ताओ की ट्रेनिंग ले रहा था, ताओ एक वे है जहाँ पे बिल्कुल ही अलग तरीके से सारी विधियां और सारी चीजें होती हैं। तो उस को एक विधि और साथ में ही शिव सूत्र में से ली गई एक स्टार्टिंग विधि आपको शेयर करूंगा। करते आए हैं वैसे, बट उसी चीज को दोबारा करेंगे। मुझे कल से फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी है, इस बार आने के लिए कैसे ध्यान करूं।
एंजाइटी को छोड़ दीजिए सुनीता जी, कल के बारे में छोड़ दीजिए, अभी प्रेजेंट मोमेंट को याद करिए। हम बात कर रहे हैं ना, बस इतने में ही रहिए, आगे की बात को पीछे रहने दीजिए। वो सोचना हो तो बाद में सोच लेना, अभी नहीं सोचेंगे। वो जब मैं बंद कर दूंगा उसके बाद में सोच लेना। अभी एंजॉय करो इस चीज को, अभी कन्वर्सेशन को एंजॉय करो। शुक्रिया, शुक्रिया लवली जी, संस्कृति जी, शुक्रिया। तो मैं बात कर रहा था, जब मैं ताओ की टीचिंग ले रहा था, और ताओ की कुछ अलग अलग विधियां होती हैं। नॉर्मली जो ताओ है, चाइनीज वे और जो बुद्धिस्ट वे बोल सकते हैं, ताओ का वे है, उसमें सबसे ज्यादा हम अपनी नाभि के ऊपर ध्यान देते हैं, और हम उनका एनर्जी सेंटर नाभि है। बेसिकली हर एक इंसान का एनर्जी सेंटर नाभि है। नाभि के साथ ही मणिपुर चक्र है, जिसे हम ऊर्जा चक्र भी कहते हैं और अग्नि चक्र भी कहते हैं। बेसिकली एक जंक्शन बॉक्स है जहां से हमारी नाड़ियां सारी बॉडी में प्रवाह होती हैं और आपकी ऊर्जा वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ती है। तो एक छोटी सी स्टार्टिंग मैं आपसे करवाऊंगा। आप चाहे अभी फोन हाथ में पकड़े हुए हैं तो पकड़े रखें और सिर्फ मेरी आवाज सुनते रहें। उसके बाद में मैं फिर बोलूंगा आंखें खोलने के लिए। आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद में अपनी इंडेक्स फिंगर के साथ में अपने नेवल को जितना अंदर प्रेस कर सकते हो उतना प्रेस करो। इतना हर्ट भी नहीं करना अपने आप को, बट प्रेस करो कि आपको वहां पे प्रेशर फील हो और आपका पूरे का पूरा ध्यान वहां पे एकत्रित हो जाए। 10 काउंट करना है, 1 to 10, और उसके बाद में फिंगर खोल देनी है। फिंगर बाहर निकालें पर आंखें नहीं खोलेंगे। वो प्रेशर पड़े हुए इंप्रेशन को देखते जाएं वहां पे। इंडेक्स फिंगर से अपने नेवल को प्रेस करें अंदर तक, उतना कि पेन ना हो पर प्रेशर फील हो। 10 तक गिने और छोड़ दें, और उसके बाद में वहां के प्रेशर को, इंप्रेशन के ऊपर ध्यान आपका जुड़ा रहे। 10 तक गिनते गिनते अगर आपको वहां पे पल्स भी फील होती हो, 10 पल्सेशन आपको फील होती हो तो बहुत अच्छा है। नहीं भी फील होती हो तो और भी अच्छा है। करें और छोड़ दें, और छोड़ने के बाद में 1 या 2 मिनट के लिए आपका ध्यान वहां पे रखें। अब आंखें बंद ही रहेंगी। वो जहां पे प्रेशर या इंप्रेशन आपका फील हो रहा हो, ध्यान वहीं पे रहेगा। हाथ जिस भी मुद्रा में रखना चाहें, लेफ्ट के ऊपर राइट, और नाभि के साथ में या पेट के साथ में रखना हो वैसे रख लें। जिस ढंग से भी हाथ रखने हो उन्हें पड़े रहने दें। और अब गहरी सांस अंदर भरेंगे, भर के रुक जाएंगे जितनी देर आप रुक सकें। और फिर जब ये भीतर हो जाए कि अब और नहीं रोका जाता, आराम से, जितना हो सके आराम से सांस को बाहर निकाल देंगे। तीन बार इस प्रोसेस को करें। सांस अंदर लें, उसे रोकें, जितना ज्यादा से ज्यादा देर रुक सके रोकें। अब महसूस करेंगे आपके शरीर में पल्सेशन होंगी। आपके उसी नाभि की जगह पे टस टस पल्सेशंस हो सकती हैं। और जब
अति हो जाए कि अब नहीं रोका जाता, बिल्कुल आराम से छोड़ते छोड़ते छोड़ दें। 3 बार करने के बाद में मुझे टेक्स्ट करें कि आपको क्या महसूस हुआ। शरीर के जिस हिस्से में भी पल्सेशन हुई हो, या आपको लगा हो वहां पे भारीपन है, या वहां पे खींच पड़ रही हो, या कुछ भी नहीं, सिर्फ नाभि के ऊपर, नेवल के ऊपर ही आपका प्रेशर या आपका ध्यान टिका रहा हो, मुझे बताइए। फोरहेड एंड सर में प्रेशर है जी, ठीक है। और बाकियों को? जी, वो पल्सेशन ही थी, प्रेशर ऑन हेड, something moves upward। जो कहते हैं प्रेशर बहुत बड़ा हेड पे, आप अपनी सोच को कम करना शुरू कर दें। जो कहते हैं कि कुछ अपवर्ड्स उठ रहा है, he is feeling the flow of energy। चेस्ट सेंटर में प्रेशर पड़ा या आपको महसूस हुआ, मीन्स कहीं ना कहीं आपके इमोशंस वहां पे ठहरे हुए हैं। प्रेशर एट बैक एंड वेरी लिटिल ऑन फोरहेड। आई ओपन माय आईज। बैक में किस जगह पे? नेवल के बिल्कुल बैक साइड पे या चेस्ट के बिल्कुल बैक साइड पे, वो बताइए। बैक पर प्रेशर पड़ रहा है। जितना भी बैक पे और स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है, समझ लीजिए वहां से एनर्जी जब फ्रीक्वेंटली मूव होती है, इस प्रोसेस का मतलब ये है कि आप अपने अंदर के लिए अवेयर हो रहे हो। पहले क्यों नहीं ये पता चला? जब ये प्रोसेस किया तभी क्यों पता चला? ये चीजें हो रही थी। ये ऊर्जा सेंटर के ऊपर जब आप ध्यान लगाते हो तब आपको पता चलता है ऊर्जा कहां से थोड़ी सी प्रॉब्लम और घर्षण और फ्रिक्शन के साथ में निकलती है, वहां पे प्रेशर पड़ता है। प्रेशर ऑन हेड, एनर्जी फील हुई, एनर्जी इन ऑल बॉडी। नेवल में पल्सेशन हो रही है और उस पॉइंट से थोड़े नीचे भी। ठीक है, ये सारी चीजों का मतलब इतना ही है कि वहां पे आपको एनर्जी का महसूस हुई है। जहां पे आपको लगे कि प्रेशर है, कुछ भी है, मीन्स की एनर्जी वहां पे काम कर रही है। That's so beautiful experiences। एनर्जी मूव हो रही है। फर्स्ट ब्रीदिंग में अपवर्ड, सेकंड एंड थर्ड में जैसे स्ट्रॉन्ग काम हो जाए और बहुत हल्की प्यारी सी पल्सेशन। लोअर बैक में प्रेशर ऑन हेड, सम काइंड ऑफ वाइब्रेशंस ऑन
आई फील सम, मेरे स्टमक में कुछ फ्लो हो रहा है जिसमें क्लीन हो रहे हैं। हीट फील हुई बॉडी में, चेस्ट नेवल के सेंटर में। लुक, ये सारे एक्सपीरियंसेस के साथ में ही कितना ब्यूटीफुली आपको आपके अंदर की अवेयरनेस का पता चला। आपकी अवेयरनेस आउटवर्ड की बजाय इनवर्ड जब हुई, आपको क्या पता चला? ये सारे सिम्टम एनर्जी फ्लो के हैं। इट्स अ वे ऑफ ताओ, इट्स अ वे ऑफ चाइनीज फिलॉसफी। आपके अंदर की ऊर्जा को देखना। अब जहां पे प्रेशर पड़ रहा है वो है क्या? एक पाइप है मेरे पास में, उस पाइप से पानी निकल रहा है, बट आपकी इमोशनली वीकनेस और आपके डर, आपके गिल्ट की वजह से वहां पे जब इंप्रेशंस पड़ जाते हैं, वो पाइप कमजोर और छोटा हो जाता है। ये तनाव है, सारी ओर से खिंचाव और तनाव से वो चीज कसी हुई है। वहां से जब ऊर्जा निकलती है तो थोड़ी सी फ्रिक्शन होके निकलती है। उस वजह से आपको पॉइंट पता चल गया कि यहाँ पे मेरे वीकनेसेस और इंप्रेशन है। अब इस चीज को ठीक कैसे किया जाए? सिंपली नॉर्मली। अब नेक्स्ट प्रोसेस में ये सारी चीजें ठीक होंगी, बट ये एक ही बार में नहीं होने वाली। ये इंप्रेशंस पता नहीं कितने सालों से चलते आए हैं, ये इंप्रेशंस पता नहीं कितने जन्मों के हैं। इन चीजों को और भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है कि ये हुआ, वो हुआ, इसका कारण ये है। बट सिंपल सा कारण जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा वो सिर्फ इतना ही होता है। ये अपनी सोच को रिलैक्स कर दो, ध्यान में ज्यादा से ज्यादा उतरो, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को मैं यहाँ पे ना प्रयोग करवाता हूँ। अपने फीलिंग्स को, अपने डर को, अपने गिल्ट को, अपने फियर को, अपने शेम को, इन सभी इमोशंस को देखने के ऊपर। तो जैसे ही आप देखते हैं ये हील होना शुरू हो जाता है। तो अब इस चीज के बारे में समझ लो। लॉकडाउन के बाद जब मिल बैठेंगे सभी, तो इस चीज को, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे नहीं करवाया जा सकता, तो इस चीज को हम हील करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कॉन्ग्रेचुलेट्स टू ऑल ऑफ यू कि आप इतने अवेयर हो कि आपको इन चीजों का पता चलता है, और यहाँ आज पता चलना शुरू हो गया है। सो यू आर ब्यूटीफुल सोल्स, आप अंदर उतरना शुरू कर गए हो। ये गलत नहीं है, ये हर एक इंसान के साथ में होता है। ये प्रेशर फील मुझे भी कई बार आज भी हो जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपका माइंड, आपके थॉट्स, ये सारी कई बार आप चोर बन के ये कहीं ना कहीं से भीतर घुस आते हैं। तो आप इतने अच्छे चौकीदार बन जाए, वॉचमैन बन जाए कि इनको अंदर आने ना दें। ये ध्यान का एक प्रोसेस है, ठीक है? तो यू आर फ्री फॉर 10 मिनट्स, मैं इस प्रोसेस को इसके आगे लेके चलता हूं कि इस अवेयरनेस को मैं और ज्यादा कितना इंक्रीज करूं और किस ढंग से हम इंक्रीज करेंगे। तो उस मेडिटेशन को हम ये कहते हैं कि अपने भीतर और बाहर के दो शून्यों को देखना। वो दो चरण जिसमें आपकी जिंदगी, आपका मन रुकता हो, उसमें आपने उतरना है। सांस के दो अंतरालों को देखना, दो रुके हुए पलों को देखना। मैं उसको करवाता जाऊंगा, आप करते जाएंगे सिंपली, और उसके बाद में इस ध्यान संध्या को पूर्ण करेंगे। अब अपने मोबाइल फोन्स या अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई भी पीसीस या कुछ भी, उनसे अपने आप को छोड़ के आप आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, बॉडी रिलैक्स कर लीजिए, जैसे हम पिछले कुछ प्रयोगों में करते आए हैं। पांव से लेके सर तक हर एक बॉडी पार्ट को देखते जाएं और अंदर ही अंदर उनको आप कहते जाएं कि मेरा शरीर, मेरे पांव बिल्कुल शांत हो जाएं, मेरी लेग्स बिल्कुल शांत हो जाएं, स्टमक बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, चेस्ट, शोल्डर्स इतने हल्के हो जाए कि जैसे बहुत भारी वजन उतर गया हो, बैक बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, आपके आर्म्स, हैंड्स जैसे पड़े हों पड़े रहने दें। अगर कोई मुद्रा ही चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड को बाउल बनाएं, उसके ऊपर राइट हैंड को बाउल बना के अपने
नाभि के आगे रख दें, नीचे स्टे करवा दें, लेग्स के ऊपर। मेन अपने जॉस को रिलैक्स करें, जॉस बिल्कुल रिलैक्स होते जाएं, गर्दन रिलैक्स हो जाए, फेस बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, चीक्स, नोज, ears, forehead, eyebrows बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, आईज के कॉर्नर के मसल्स, आउटर एंड इनर वंस, ये भी रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत हो जाए। सिंपली जो ब्रीदिंग चल रही हो, उस ब्रीदिंग को सिर्फ देखने मात्र रह जाए और कुछ नहीं। सांस नाक या मुख से अंदर लें, वो जब अंदर आए तो गले में उसको महसूस करें, चेस्ट में उसकी ठंडक को या उसकी वार्मनेस को। पेट फूलता हो उसे देखें। फिर अंदर से जब सांस बाहर आए उसे फिर महसूस करें। नाक से या मुख से जब बाहर उसको एक्सहेल करें, लिप्स से या नॉस्ट्रल्स से उस निकलती हुई सांस को महसूस करें। सिंपली वॉच योर ब्रीदिंग। सांस भीतर जाए, उसके साथ साथ भीतर उतरे, सांस बाहर जाए, उसके साथ साथ बाहर जाए। सांस के साथ भीतर और उसी के साथ बाहर। इसी सांस को देखते देखते ध्यान इतना और बारीक कर लें कि जब सांस भीतर उतरे, बाहर आने से पहले वो कुछ माइक्रो सेकंड के लिए रुकती है, टर्न लेती है। उस टर्न को, उस रुके हुए पल को बहुत गौर से देखें। धीरे धीरे वो पल बढ़ जाएगा। फिर उसे सांस को बाहर आने दें, और जब वो बाहर आए, बाहर आने, अंदर भीतर जाने से पहले वो फिर रुके और फिर भीतर अंदर आए। फिर अंदर से बाहर जाने से पहले वो रुके। इस दो अंतराल, इस दो पॉइंट्स को, दो रुके हुए पल को बहुत गहरे से देखना शुरू कर दें। सांस भीतर उतरे बहुत आराम से, और बाहर जाने से पहले वो रुकता हो। खुद नहीं रोके, कोशिश करें कि अगर वो अंतराल आपको दिखे, रोकने की कोशिश मत करें। प्रैक्टिस से दिखेगा। आज नहीं भी पता चला कोई दिक्कत नहीं, पर कोशिश करें उस रुके हुए पल को, उस मुड़े हुए टर्न लेती हुई सांस को बाहर की ओर जाते हुए देखें, और बाहर से फिर जब भीतर आए, उस बाहर की सांस को फिर अंदर मुड़ते हुए, अंदर आते हुए देखें। सांस को ना लंबा करें ना छोटा करें, जैसे नॉर्मल सांस चलती हो बस उसी को देखें। इनहेल करें, एक्सहेल होने से पहले वो पॉइंट को देखें। एक्सहेल कर दें तो इनहेल होने से पहले उस पॉइंट को देखें। देखते देखते
आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत होता जाए। इसे देखते देखते शरीर का हर हिस्सा अपने आप को क्योर करना शुरू कर दे, ठीक करना शुरू कर दे, क्योंकि आपके भीतर से वो तनाव निकल गया। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान को देखें। ध्यान उस श्वास को देखता हो और उस टर्न और स्टॉपेज के 2 पलों को देखता हो। धीरे से अपना सारा ध्यान यहां से अपने फेस के ऊपर ले आए। फेस पे एक बहुत प्यारी सी, बहुत मध्यम सी स्माइल आ जाए आपके। वो स्माइल इस रुके हुए पल की हो, स्माइल शून्यता की हो। अब महसूस करें वो स्माइल आपके फेस से पूरे शरीर में फैलती जा रही हो। आपके शोल्डर स्माइल कर रहे हो, आपकी नेक स्माइल कर रही हो, आपकी अपर बॉडी स्माइल कर रही हो, आपके आर्म्स, आपके हैंड्स, आपके पाम्स। वो स्माइल एक वेव की तरह पूरी बॉडी में उतरती जाए। आपका हार्ट स्माइल करने लग गया हो, आपके लंग्स स्माइल करने लग गए हो, आपका स्टमक स्माइल करने लग गया हो, आपके इंटेस्टाइन स्माइल करने लग गए हो, जेनिटल ऑर्गन्स आपके स्माइल कर रहे हो, आपकी लोअर बॉडी, आपकी लेग्स, स्किन का हर एक पोर स्माइल कर रहा हो। अंदर एक खुशी का संगीत शुरू हो गया हो। जैसे इस पल को पूरा जी लिए हैं। कल जो होना हो वो अभी नहीं मेरे पास में, और जो बीत गया वो भी नहीं। इस समय मैं हूं, मेरा ये बहुत खूबसूरत शरीर है। इस शरीर में पनपती वो ऊर्जा है जिससे मैं जिंदगी जी रहा हूं, और मैं इस पल को एंजॉय कर रहा हूं। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं प्यार से बरसता जा रहा हूं। मेरे अंदर वो ऊर्जा, वो आत्मा नृत्य कर रही हो जैसे। अब लंबी गहरी 1 से 2 सांस लें। चेहरे पे स्माइल और ज्यादा बढ़ जाए। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें इतने प्यार से कि जैसे वो हाथ ईश्वर के हों। धीरे धीरे आंखें खोलें और स्माइल ही स्माइल हो। पूरा शरीर आपका स्माइल कर रहा हो, आपके लिप्स ही नहीं, आपके भीतर के ऑर्गन्स तक स्माइल कर रहे हो और धन्यवाद कर रहे हो उस ईश्वर का, अपने गुरु लोगों का, अपने आप का, अपने भीतर बैठी उस आत्मा का धन्यवाद कर रहे हो। हंसते हुए अपनी आंखें खोलें और धन्यवाद करें।
क्या महसूस किया? खुशी मिली, प्यार मिला। और एक बात बताऊं, ये प्यार किसी और ने नहीं दिया, ये खुशी का कारण कोई और नहीं था। ये किसी आपके पार्टनर ने नहीं दिया, ये आपके बच्चों ने नहीं दी, ये आपके किसी रिश्तेदार ने खुशी नहीं दी, ये किसी और इंसान ने नहीं दी। ये खुशी, ये प्यार, ये ठहरा हुआ पल, ये आपने खुद दे दिया अपने आप को। और क्या चाहिए? खुशी ही तो मांगते आए हो ना अपनी जिंदगी में, तो क्यों किसी से खुशियां लेनी? अगर वो खुशियों का स्रोत आपके भीतर है और आप खुद हो, तो क्यों? बी हैप्पी, एंजॉय करो, खुश रहो। एक अच्छा सा राग लगाऊं, खुशी से भरा हुआ। एक्सीडेंट मेरी वजह से नहीं, सभी आपकी वजह से। आप रिलैक्स हुए हो, आप अपनी वजह से। आप फ्रेश हुए हो, आप अपनी वजह से। आप प्यार में बहे हो, आप अपनी वजह से। और आज आपको कोई और नहीं आया प्यार देने के लिए, कोई और नहीं आया खुशियां देने के लिए। आज आपने खुद एफर्ट किया है, मैंने तो सिर्फ गाइड किया है आपको। टॉफिस भी अब मेरे से नहीं, अब खुद लाए अपने लिए। इन टॉफिस का कारण भी कोई और ना बने, तो आज के बाद में जब भी ऑनलाइन सेशन हो तो अपने पास टॉफिस रख के बैठे। मीठा मुंह खुद कीजिए, मेरे से नहीं जुड़िए। तो सभी को ठीक लगा, अच्छा लगा, आज की बातें समझ आ गई सभी को। अगर कुछ नहीं समझ आया हो या कुछ भी आपको पता नहीं चला हो, तो आप प्लीज़ मुझे इसी के नीचे मैसेज कर दिया कीजिए कि मैं अगले सेशन में उन चीज़ों का रिप्लाई कर दिया करूं आपको। और जैसा भी हो, खुश रहिए, आनंदमयी रहिए, ज़िंदगी को खुशी से भरते रहिए। क्योंकि यहाँ से आपको एक चीज़ का पता ज़रूर लग जाना चाहिए कि आपकी खुशियाँ का कारण आप खुद हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। दूसरों को अपनी खुशियों का कारण बनाएंगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, वो आदत डाल देंगी आपको सारी उम्र के लिए। कोशिश कीजिए आप खुशियाँ बांटें, अगर नहीं लेना चाहते तो आप बांटें। आप वैसे बने जिसमें सच्चा प्यार झलके। दान दीजिए राइट हैंड से, तो लेफ्ट को ना पता चले। दुनिया को मत दिखाइए, अहंकार को रेस मत कीजिए कि दुनिया को दिखा के हम ये दिखाएंगे हम बहुत अच्छे हैं। अरे अच्छा, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, अच्छे सिर्फ दूसरे हैं। हमारे अंदर अगर हम ये मानते चलेंगे तो अपनी कमियां को और सुधारते सुधारते एक दिन हीरा बन जाएंगे। ठीक है, खुश रहिए। जी सुखपाल जी, सब अच्छा है।
चलें, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो कुछ भी अगर रह गया हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो वो मैसेज जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।